आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी के खास पेशकश बड़ी खबर। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस आज उबाल पर हैं। वजह है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम, जिनको लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली में आज यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों तक छात्र और संगठन सड़कों पर हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ये नियम वाकई जातिगत भेदभाव रोकने के लिए है या फिर इससे नए तरह का भेदभाव पैदा होगा। इसी बीच सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द सरकार यूजीसी नियमों पर फैक्ट और स्पष्टीकरण जारी करेगी ताकि भ्रम दूर किया जा सके। लेकिन तब तक बहस तेज है। समानता बनाम आशंका, सुरक्षा बनाम दुरुपयोग। आज इसी बड़ी खबर में हम इसी पूरे विवाद को हर एंगल से समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका इस्तकबाल है, और मेरे साथ जुड़ेंगे नीरज महरे, सीनियर जर्नलिस्ट। सुहेल साहब, सबसे पहले आप ही के पास, और सवाल बड़ा अहम है, यूजीसी नियमों पर हो रहा विरोध क्या सामाजिक चिंता है या राजनीतिक रंग ले चुका है? और अगर हम इसको पूरे समझने की कोशिश करें तो आज उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में, कई राज्यों में जो है यूजीसी को लेकर खुद बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कई सारे के तो चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, इस्तीफे की खबरें हैं। इसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ने। इसी को लेकर मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश से भी एक जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने जो है इसको लेकर इस्तीफा दिया। नाराजगी बहुत ज़बरदस्त है। अब क्या वाकई इसका जो विरोध है वो सामाजिक चिंता है या राजनीतिक रंग ले चुका मुद्दा है? ये देखिए सर, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको। दूसरा ये है, ये मुद्दा अब बन चुका है। देखिए मसला ये है कि हिंदुस्तान में कोई भी चीज, अगर कोई रोष आता है सोसाइटी में किसी भी इशू को लेके, तो उस पे जब तक पॉलिटिक्स ना शुरू हो जाए, और फिर पॉलिटिक्स भी उस लेवल की कि पूरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और फिर उसको पॉलिटिकल रंगत देने की कोशिश करते हैं, और वो पॉलिटिकल रंगत से जो मसला है वो वहीं का वहीं रह जाता है, और वो कोई बात कहीं की कहीं चली जाती है, और फिर मजहबी आधारों पे उस मसले का जो है माप तोल किया जाता है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज बना, और मेडिकल कॉलेज में नीट के 50 स्टूडेंट आए, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह हो गई कि महीने में वो कॉलेज ही डी लिस्ट हो गया। आप देखिए, वो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो लोग सालों से मतलब 30-30, 40-40 साल लगाते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज बनना चाहिए, कोई स्कूल बनना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज डी लिस्ट करके वो सियासत की नजर कर दिया। और अब वहां लकीली ये हुआ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी ऑफिस दोनों ने कोऑर्डिनेटेड वे में 50 के 50 स्टूडेंट्स को दोबारा कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर दिया, तो मसला वहीं खत्म हो गया। रिलीजियस लाइन पे डिवाइड नहीं हुआ और वो कॉलेज डी लिस्ट हो गया। उसी तरह ये जो आप कह रहे हैं, ये मसला जो है, इसको भी अब बढ़ते बढ़ते काफी दिन हो गए। अगर इसका भी जो अब आप कह रहे हैं कि वो बताएंगे कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स क्या है, पूरी क्लैरिटी हम देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का रोष कहीं भी आता है तो क्लैरिटी 24 आवर्स के अंदर अंदर दे देनी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ पूरे भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के आधार पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बाकी चीजें चलती हैं, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है जो हिंदुस्तान को लीड करता है एजुकेशन सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से इमीडिएट कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ना कोई ऐसा फुल प्रूफ जो नोटिफिकेशन है वो आनी चाहिए थी, ताकि इस पे ज्यादा रोष ना हो, और स्टूडेंट जो है चाहे दो भी तबके के हैं। अब देखिए, एजुकेशन में भी जात पात आ चुकी है, एजुकेशन सेक्टर में भी हिंदू, मुस्लिम और ये बाकी चीजें आ चुकी हैं। एजुकेशन सेक्टर को भी पॉलिटिसाइज करके वोट बैंक की राजनीति में बहुत सालों से यूज किया जाता है, लेकिन अब इन चीजों से आप उसको और इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है पूरे वतन के लिए और पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल। नीरज महरे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी मोनिल भाई, आ रही है। अच्छा नीरज जी, यूजीसी को लेकर बड़ा हंगामा मचा है। कई तो अधिकारी अपने इस्तीफा दे चुके हैं। हमने एक नई चीज़ देख रहे हैं, यूजीसी के ये सारी चीज़ें आने के बाद नियमों को लेकर उबाल है। लोग कहते थे कि भाजपा में ऐसा है कि जो कार्यकर्ता है उनका वो इतना मजबूत होता है कि अपने अगर कोई फैसला ले लिया गया तो उस पर सिर्फ सपोर्ट करता है, मुखालफत नहीं करता। लेकिन आज हमने जो चीज़ें देखी वो कई भाजपा नेता जो हैं इसकी मुखालफत में इस्तीफे दे रहे हैं, कई भाजपा नेता जो है वो मुखालफत में जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है।
फिलहाल अगर ग्राउंड को समझा जाए तो ग्राउंड पर छात्रों की सबसे बड़ी चिंता क्या दिख रही है, नियम या उसका दुरुपयोग? नहीं, निश्चित रूप से मोनिल भाई, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो चीजें रखी गई हैं या जिस चीजों को लाया जा रहा है उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि इसको लाने का उद्देश्य यह है कि भेदभाव खत्म होगा। सही। लेकिन इससे एक बड़ी चीज ये है कि लोगों का या छात्रों का जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनका मानना यह है, सवर्ण जाति के लोगों का, कि इसमें झूठी शिकायत करने और झूठी शिकायत अगर पाई जाती थी जांच के दौरान तो उस पर सजा और जुर्माना का प्रावधान था, जो इसके आ जाने पे वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर कोई भी छात्र हो, कोई भी टीचर पे अपमानजनक व्यवहार करने का आसानी से आरोप लगा सकता है। भले ही बात छोटी हो, नियम में आती हो नहीं आती हो, लेकिन एक आरोप लगा के एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। इस पे एक मैं आपको बहुत जानकारी दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2017-18 में कुल मिला के इस तरह की जो शिकायतें आई थी वो 173 थी, जो 2023 और 24 में 378 हो गई, यानी कि 118.4% बढ़ गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के नियम लाने के बाद हर तीसरे 3 घंटे में और चौथे घंटे में एक नई शिकायत दर्ज होगी, तो लोग वहां पढ़ने की बजाय विवाद ज्यादा खड़ा करेंगे, और चाहे वो टीचर हो चाहे छात्र हो। लेकिन समस्याएं मुझे लगता है जिस तरह की बात हो रही है, की जा रही है, उससे बढ़ेगी। जी मोनिश भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह की चीज़ें ये चल रही हैं ऐसा लग रहा है कि समस्याएं घटने की जगह बढ़ेंगी, और उसके पीछे का रीज़न मैं अगले सवाल में जब आपसे पूछूंगा तब मैं ज़रूर इसमें बताऊंगा। लेकिन सुहेल काज़मी साहब, आपकी तरफ, क्या सरकार इस विवाद को बजट सेशन से पहले मैनेज करने की कोशिश में है? क्योंकि अब सरकार की तरफ से तो आ गया कि हम इस पे जो है स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन ये तब स्पष्टीकरण, जैसे अभी आप कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए था। जब दिख रहा है कि मामला बढ़ रहा है तो इस पे स्पष्टीकरण तो देने की जरूरत थी। और अगर इस तरह की कुछ भी चीजें लाई जाती हैं तो अक्सर हमने देखा कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार के प्रवक्ता पहले उस चीजों को समझाते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं हुई। अभी मामला बढ़ रहा है तो फिर सरकार कह रही है कि स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन क्या मैनेज कर पाएंगे इस बार? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट, देखिए हम तीसरी बार एनडीए को चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, और उसकी गुडविल ये होती है कि लोगों को बड़ा भरोसा होता है कि अब वो मुल्क जो है सेफ हैंड्स में है, और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो इमीडिएट डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि कुछ हुक्मरान ऐसे होते हैं, बोलते हैं अब हम तो फॉर ग्रांटेड सत्ता में आ गए हैं, तीसरी बार भी, अब चौथी बार भी आएंगे, तो वो कुछ चीजों को जो सीरियस इश्यूज होते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी तरफ मैंने पहले ही इशारा किया। होता यह है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो है वो एचआरडी मिनिस्ट्री है। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर सब कुछ आता है, और ये बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, और इसमें पॉलिटिसाइज करना मैं समझता हूँ बिल्कुल नाजायज है, नाहक है, और एक बढ़ते मुल्क हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल जायज नहीं है। और फिर इस पे सियासत और फिर सियासत, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो सर को लेके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरने लगे, बहुत सी चीजें आई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर ने रिबर्टल देने में बहुत देर की, जिससे कि रोष जो है बाकी स्टेटों तक बढ़ गया। उसी तरह अब ये जो मुद्दा है, इसका रिबर्टल या इसका फुल प्रूफ जो भी तरीकाकार है, आपके जो भी हुक्मरान है उनको इमीडिएट देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम बजट सेशन के बाद देंगे, तब तक पता नहीं कितने लोग, यही सेम हुआ था वीपी सिंह के टाइम पे मंडल कमीशन में, क्योंकि मंडल कमीशन में भी यही देखा कि पूरा भारत सुलगता कितनी जो है जाने ले गया, और फाइनली वीपी सिंह की सरकार को जाना पड़ गया। तो कोई भी इशू एक सिविलाइज्ड सिस्टम में सिविलाइज्ड वे से उसका जवाब देना जो है वो सरकार का जिम्मेवारी है, और बड़े अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अगर आप सीरियसली नहीं निभाते हैं तो बहुत सी चीजें जो है इनकी बलि चढ़ जाती हैं, और फिर लोग जो है वो सफर करते हैं, और खासकर एजुकेशन से जुड़े हुए वो सब बच्चे, तुलबा, हमारी बच्चियां, वो सफर करती है और एक एजुटेशन का रूप ले लेती है। तो मैं समझता हूँ अच्छे हुक्मरानों के लिए, अच्छी सरकार रन करने के लिए कोई मुसीबत आने से पहले उसको भाप लेना चाहिए, और अगर उनके पास पूरा फुल प्रूफ जवाब है तो इमीडिएट पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। नीरज जी, आपके तरफ आऊँगा, और जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपसे वो बात ज़रूर कहूँगा, लेकिन जिस तरह की चीज़ें लग रही हैं और जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, खासकर यूजीसी को लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए स्वर्ण के दबाव में सरकार झुक जाती है तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है वो नाराज़ होने का खतरा, और अगर मान लीजिए कि ओबीसी के दबाव में और ये जो है चीज़ें वैसी की वैसी रहने दी जाती हैं जैसे चल रही हैं, जैसे रूल लाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण वोट जो हमेशा से ये मैं कहूँगा कि बीजेपी का रहा है,
तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कैसे मैनेज करेंगे? एक सवाल। दूसरा, क्या कैंपस में पहले से मौजूद जातिगत तनाव अब और बढ़ सकता है? देखिए मोनिश भाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी बात की चीज आती है। पहली चीज हम आपको एक और चीज बता देंगे, इस पे पीआईएल हो गया है बिल्कुल। और लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इसको लागू किया जा सकता है। रिव्यू कमेटी बनेगी, फिर एसआईटी आएगी, फिर तमाम और चीजें रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इसको, दूसरी बड़ी बात कि ये तो प्रोसीडिंग आपकी पीआईएल की हो गई। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि इसको लागू करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए तो अनिवार्यता होगी, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी अपना अधिकार रखती हैं, वो इसको लागू करें ना करें ये उनकी मंशा पे होगा। ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहेगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने कहा, इससे निश्चित रूप से भेदभाव बढ़ेगा। भेदभाव रोकने की बजाय बढ़ सकता है और ऐसी कोई भी चीज नहीं लानी चाहिए जिससे भेदभाव बढ़े। क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, भेदभाव पैदा करने वाली ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ना कांग्रेस सरकार है, ना राष्ट्रपति शासन है। ये तो चूंकि सदियों से और अरसों से लंबा चला आ रहा है, तो उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? एक झटके में और एक नियम बना देने से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा। क्योंकि भगवान राम के समय से चला आ रहा है भेदभाव, चाहे महाभारत काल रहा हो, सब में भेदभाव की चीजें नहीं। क्या इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मान ली चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उच्च शिक्षा में लाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल है वो जवाब देगी। लेकिन एक आसानी से, इतने आसानी से आप खत्म करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं, संभव नहीं है। दूसरी चीज, सरकार और कोई प्रयास करे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, वो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उसका समाधान निकाले। जी मोनिश भाई। बिल्कुल ठीक है। सुहेल साहब, स्वर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग की बहस अब इसको लेकर छुड़ गई है, तो क्या एक चुनावी राजनीति को ये प्रभावित कर सकती है? जिस तरीके से मैं कह रहा था कि ओबीसी का अगर इस मामले को जिस तरीके से सरकार ने इसको पेश किया है वैसे ही रहता है तो ओबीसी ठीक है और स्वर्ण नाराज हो जाते हैं, वरना स्वर्ण को लुभाने के लिए सरकार इसमें कुछ चेंजेस करती है तो ओबीसी के नाराज होने का खतरा। एक तो ये मामला, अब ये बहस एक छिड़ गई है ओबीसी बनाम स्वर्ण वाली, लेकिन असली मामला जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप और इन चीज़ों को बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। पहले एक ये था कि अगर कोई छात्र, जैसे हमारी नीरज मेहरी जी भी कह रहे थे, कोई छात्र अगर मान लीजिए शिकायत करता है किसी टीचर के खिलाफ, किसी प्रोफेसर के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ दूसरे मामलों में, और वो कहता है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ या मेरे साथ कुछ और मामला हुआ, तो पहले क्या था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती थी, अगर उसकी जो है कमेटी अभी भी बनेगी, लेकिन अगर वो गलत पाई गई तो जो शिकायत करता छात्र था उसके खिलाफ इसमें जो है कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब ये कार्रवाई का प्रावधान हटाया जा रहा है। तो क्या ये जो एक तरीके से छात्रों को लगता था कि एटलीस्ट अगर किसी ने हमारे खिलाफ गलत शिकायत की है और अगर ये गलत पाई गई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो उनका एक सिक्योरिटी कवच की तरह वो इसको देखते थे, लेकिन अब एक तरह से सिक्योरिटी कवच ही हटा दिया गया, तो ये एक बड़ी परेशानी बनकर उभर रहा है। देखिए सर, कोई भी सेक्टर हो और खासकर एजुकेशन सेक्टर तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। आप देखिए, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है। इसमें अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, आपने कोई भी एग्जाम जब कंडक्ट करने हैं या कोई एडमिशन देनी है या कोई फैकल्टीज को इनरोल करना है, तो उसका बायलॉज पूरे जो है आप एडवर्टाइज करते हैं और उसी के तहत सब चीजें तय हो जाती है और उसी के माध्यम से सब चीजें का चलन होता है। लेकिन अगर आप इसमें भी ये देखेंगे, अब तो बन चुकी है बात, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया, कितने लोग इसमें एजुटेशन में घुसते जा रहे हैं। अब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई, ये करेंगे। मैंने आपको मंडल कमीशन का ये बोला कि मंडल कमीशन वीपी सिंह के टाइम पे तो वो थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम तो बहुत सी कमीशन आगे चली गई, रिजर्वेशन। उसके बाद जो सरकार आई उसने रिजर्वेशन बढ़ाई, लेकिन बनी का बकरा जो है वीपी सिंह सरकार बन गई, क्योंकि वो टाइमली उसको हैंडल नहीं कर पाए और एक अननेसेसरी का जो एक बहस जो थी समाज में चलना शुरू हो गई और बहुत से बच्चों ने आत्मदाह करना शुरू कर दिया। और इसी तरह अगर इसका भी रिबर्टल नहीं देती सरकार, या रिबर्टल के साथ साथ जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स हैं वो आवाम के सामने नहीं लाते हैं, तो ये मसाइल जो है, क्योंकि अपोजिशन में लोग हैं, वो लोग सत्ता में भी कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के अगेंस्ट काम करते हैं, जो अकोमोडेट नहीं किए होते हैं, तो ये पॉलिटिक्स पे बड़ी दूर तक ले जाती है और वो मुद्दा ही रह जाता है और फिर वो एजिटेशन का रूप धारण कर लेती है। तो मैं समझता हूँ यूनिफॉर्मिटी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जनाब अगर कंप्लेनेंट ऐसा है तो नॉन कंप्लेनेंट कैसा होता है, और अगर कंप्लेनेंट ना निकले, तो मुझे लगता है यूनिफॉर्म
जो 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 सजा है, जो यूनिफॉर्म तरीके की जो पनिशमेंट है वो होनी चाहिए, ताकि डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन कायम दायम रहे एजुकेशन सेक्टर में, और उसी डिसिप्लिन के वसादत से एजुकेशन सेक्टर फ्लोरिश करे, आगे चले। नीरज जी, यूजीसी ने जो आंकड़े पेश किए हैं, क्या वो नियमों को जायज ठहराते हैं? एक तो ये, दूसरा मैं कई सारे नेताओं के बयान सुन रहा था, खासकर जो अभी इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ जो है भारतीय कानून में भी हो रही है, अगर कोई SC/ST समाज का शख्स गलत मामले में फंसाने की नियत से भी थाने में जाके शिकायत कर देता है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया या इस तरह की चीज़ें की गई, और वो अपनी जाति से उसको जोड़ देता है, तो SC/ST एक्ट लग जाता है बंदे पे, दूसरे वाले पे। और इतने हमारे यहाँ पे जो है चीज़ें निकल कर आती हैं कि असल में सच क्या था, क्यों फंसाए जाने की कोशिश की गई, इतने वो दूसरा वाली पार्टी जो है जिसको आरोपी बनाया गया वो लंबे टाइम तक जेल में रह चुका होता है। तो ये सारे एक मसले हैं। अब यहाँ पर उनको भी स्वर्ण समाज को यही कहना है कि इसमें जो है OBC SC/ST इनको ही क्यों रिलैक्सेशन दिया जा रहा है? अगर आप छात्र बनाम छात्र वाली बात करते हैं तो हर किसी को इसमें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से इसमें जो OBC को शामिल करने की बात की जा रही है कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है और वो शिकायत झूठी निकलती है तो वो समय खराब होता है। चाहे उस टीचर को कमेटी बनाई जाएगी, जांच करेगी, बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे, इन सब में समय खराब होगा निश्चित रूप से। तो अगर इसको लाना ही है तो उसमें सजा का भी प्रावधान हो, जुर्माने का भी प्रावधान हो, जिससे लोगों में डर ये भय रहे कि अगर हम झूठी शिकायत करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बड़ी बात है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पे जो पक्षपात का व्यवहार, पढ़ाई में बराबरी का वादा न बने, ऐसा सरकार चाहती है या न्यायालय चाहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए न्यायालय ने तो अपना डायरेक्शन दे दिया। अब लोग जो बैठ रहे हैं कमेटी में, उनको निर्णय लेना है कि किस तरह की बात रखी जाए जिससे सबका सम्मान रह सके और सबकी बात रह सके। और अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत पाया जाता है तो उसका सजा का प्रावधान अगर हटा देंगे तो फिर हर 3 घंटे में नई शिकायतें 200 आ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि केवल आपके पास एक ही काम होगा, जांच करिए, शिकायत करिए, जांच करिए, शिकायत करिए। पढ़ाई का दायरा खत्म हो जाएगा, फिर जांच और शिकायत का दायरा बढ़ेगा, मुझे लगता है। तो इसको तमाम चीजें देखनी चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको देखे। जी मोनिश भाई, ये जो जिस तरीके के अधिकारियों के भी इस्तीफे हो रहे हैं यूजीसी को लेकर, बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और सब लोगों ने इस्तीफा दिया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? पहला पॉइंट जो उनका महत्वपूर्ण है वो ये है कि उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दिया है। और वहीं अयोध्या के डिप्टी GST कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने जो इस्तीफा दिया है वो मुख्यमंत्री के सम्मान में से आहत होकर उन्होंने दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम ऐसी बातें, और वो 3 दिन से आहत थे और इसको लेके उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वो दोनों ही इस्तीफे अलग अलग हैं और उनसे इस सब चीज का नंबर दूसरे और तीसरे नंबर पे वो जोड़ते हैं अपने आप को यूजीसी से। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है उनका, या और कोई चीजें भी हो सकती है, लेकिन यूजीसी को टारगेट करते हुए उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उनके 4 मुद्दे और उसमें शामिल हैं, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी मोहन। लेकिन अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग के साथ इस तरह की चीजें, जिस तरीके के ये कह रहे हैं, स्वर्ण समाज हो या सामान्य वर्ग के लोग हों, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें एक चीज़ें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्मिटी चाह रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इसमें। अच्छा, ये नियम में पहले था तो अब हटाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि ये तो एक हर स्टूडेंट के लिए, हर प्रोफेसर के लिए एक सिक्योरिटी थी, सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा था। निश्चित रूप से अब हटाने का प्रावधान चूंकि न्यायालय द्वारा लाया गया है कि न्यायालय ने डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन के बाद उसमें जो नियम बनाए हैं वो यूजीसी बना रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज जो मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें चूंकि अभी PIL दाखिल हो गया है तो मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से इसको लागू हो पाएगा, चूंकि रिव्यू कमेटी आएगी, तमाम संशोधन भी होंगे, ऐसी चीजें मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी इस पे निर्णय नहीं हो पाएगा और ये निर्णय समाज में भेदभाव बढ़ाएगा। इससे साफ साफ प्रतीत होता है और इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से सरकार या न्यायालय ये मानने को कोशिश कर रही है कि इससे दुरुपयोग कम होगा और मानवता बढ़ेगी, तो इससे जो है निश्चित रूप से भेदभाव की चीजें जो सरकार चाहती है या न्यायालय चाहता है वो बढ़ेगा।
इससे कतई कम नहीं होगा, क्योंकि जब सजा का प्रावधान नहीं होगा तो हिंदुस्तान में तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलती हैं कि वो तुरंत लोग शिकायत कर देते हैं, वो झूठी शिकायत हो या असली शिकायत हो उससे मतलब नहीं, झूठी शिकायत करने वालों को फिर इससे बढ़ावा मिल जाएगा और एक दबाव जो मुझे लगता है टीचर पे बनाने का प्रयास होगा, या छात्र आपस में भी बना सकते हैं कि साहब इन्होंने भेदभाव किया, टीचर या स्कूल प्रशासन के ऊपर नाजायज तरीके से भी दबाव बनाया जा सकता है कि हर 3 घंटे में आपने 4-5 लोगों ने ग्रुप बाय शिकायत कर दी तो टीचर पढ़ाएगा कि शिकायत को सुनेगा, या और चीजें रहेगी, कमेटी में जाएगा, बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको सरकार को देखना चाहिए गंभीरता से, इतनी आसानी से नहीं हो सकता है ये। जी बिल्कुल। सुहेल साहब, क्या ये मुद्दा विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का बड़ा हथियार बन सकता है? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में भी ये मामला चल रहा है। एक तो शंकराचार्य वाला मामला एकदम से सरकार के खिलाफ, दूसरा मामला अब ये यूजीसी का आ गया है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो क्या वाकई एक मैं कहूँ कि अपोजिशन को एक बड़ा हथियार मिल गया है? बिल्कुल सर, वो अपोजिशन तो हमेशा इस फिराक में होती है कि कोई ऐसा पॉइंट मिले जिससे कि वो अपनी सियासत जो है, अपनी प्रेजेंस जो है और स्ट्रॉन्गरली रजिस्टर करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से जो अपोजिशन का रोल हम देख रहे हैं वो भी बड़ा इतना मजबूट नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए था। एक वाइब्रेंट जमहूरियत के लिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल टू मेंटेन द गवर्नेंस ऑफ द गवर्निंग बॉडीज। खासकर सत्ताधारी पार्टी जो होती है वो बड़ी अकाउंटेबल रहती है अगर अपोजिशन स्ट्रांगली रिएक्ट करे तो। अब ये है कि ये इश्यू ये बढ़ेगा और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, बीजेपी के लोग होंगे जो अपने बॉसेस को खुश करने के लिए या टीआरपी लेने के लिए, आपने देखा होगा भारत बहुत बड़ा विशाल मुल्क है और यहाँ कुछ लोग बिला वजह बिना जाने हुए उस रोष में या उस एजुटेशन का हिस्सा बन जाते हैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए और वो मुद्दा जो है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए। अब जब तक आप उसको रेमेडियल मेयर पे सॉल्व नहीं करेंगे या उसके रिबटल पे नहीं आएंगे तो ये फिर बढ़ता जाएगा और फिर सियासत की किस किस नजर ये चढ़ जाएगा, आने वाले दिन आपको बताएंगे। वो अच्छा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द सेक्टर, स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर। तो उसके बड़ी एग्जांपल्स हैं जो मसले पहले बिगड़े हैं और फिर वो निपटे नहीं और वो फिर जैसे मेरे भाई ने कहा कि पिल भी हो चुकी, सिट भी बनेगी, फिर वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स देंगे। तो उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज आनी चाहिए, क्योंकि इतनी मजबूत सरकार है, तीसरी बार वो सत्ता में है, तो उनका जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है कि भैया ये कोई भी जो अननेसेसरी का जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो इसको तोल देने की कोशिश ना करें और रियल चीजें रियल लोगों के सामने रखी जा सके। नीरज जी, अगर सरकार फैक्ट जारी करती है तो क्या उससे प्रदर्शन थम जाएंगे? एक बार सवाल अपना दोबारा दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि अगर जो सरकार ने कहा कि हम जो है इस मामले में जल्द ही जो चीजें हैं वो फैक्ट जारी किए जाएंगे और इस मामले में क्लैरिफाई किया जाएगा, तो अगर जल्दी ही वो ये सारी चीजें हो जाती हैं तो क्या उससे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो थम जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सरकार सोच समझ के उस पर बात करेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार को पहले उसको सारी चीजें सरकार के हाथ में, जैसा हमारे सहयोगी साथी ने कहा कि मजबूत सरकार है और लगातार 3 बार से सरकार चला रहे हैं, तो तमाम चीजें उनके सामने भी हैं, उन्होंने देखी भी हैं। लेकिन जहां तक जो आपने एक बात कही थी अभी कि विपक्ष के लोगों के लिए मुद्दा बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस कमेटी के चूंकि चेयरमैन दिग्विजय सिंह से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है तो पहले वो दिग्विजय सिंह से पूछेगा, वो कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने इसको पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं दिया। तो अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी अगर इसका विरोध भी करती है, तो मुद्दा बनाती है, तो कांग्रेस को पहले देखना होगा ना कि दिग्विजय सिंह किस पार्टी में नेता हैं और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और उसने निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी के भी सांसद इसमें शामिल थे। नहीं, निश्चित रूप से वो भी रहे हैं। तो मेरा कहने का क्योंकि मूल विपक्षी बड़ा दल तो कांग्रेस ही है, तो उसको पहले देखना होगा, क्योंकि चेयरमैन की नैतिक जिम्मेदारी, सदस्य की बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई वो कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन चेयरमैन की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि चेयरमैन तो पूरी कमेटी का चेयरमैन है, उसने क्या कहा और उसने सहमति कैसे दे दी कि इसको चला आगे बढ़ा दिया गया और इसको नियम बना दिया जाए, ये सब चीजें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं पीआईएल दाखिल हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद इस विवाद की पूरी दिशा बदल सकती है? निश्चित रूप से वो, चूंकि अब मैंने बताया ना, इसके जब पीआईएल दाखिल हो गई, कोर्ट का डायरेक्शन आएगा,
फिर उसमें रिव्यू कमेटी बनेगी, एसआईटी गठित होगी, वो जांच करेगी, सबकी बात सुनी जाएगी, सबके पक्षों को रखा जाएगा। फिर इस चीज को लेके विरोध हो रहा है, ये तो तय हो चुका है। और अब किसको नए चीज को लाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी सहूलियतें हो सकती हैं इसमें, और इतनी आसानी से अभी सरकार इसको लागू नहीं कर पाएगी। जी, अगर एक चीज जो मैंने सुहेल साहब से पूछा था सवाल कि अगर मान लीजिए कि सरकार इसमें बैकफुट पर आती है तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की नाराजगी का एक डर है, और अगर मान लीजिए कि सरकार इसको लागू कर देती है तो स्वर्ण समाज जो हमेशा से बीजेपी का रहा है और ज़्यादातर वक्त जो है वो बीजेपी को वोट करता आया है, तो उससे उससे नाराजगी का डर, तो आपके हिसाब से सरकार को क्या बीच का रास्ता लेगी या वाकई जो है किसी एक पक्ष की तरफ जाएगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अपना पक्ष रखना है तो पहले सरकार को लोगों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, इस कोर्ट के आदेश पे, इस पे हमें भेजा गया था, हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, ना कि अपना कुछ नियम अपने आदेश का पालन नहीं, सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश पे ये सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। उसके बाद इसको दाखिल पीआईएल भी हो गया है, उसके बाद इस पर निर्णय लेना सरकार की दिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि दोनों ही पक्ष सरकार के वोटर हो सकते हैं, अभी चूंकि आपने भी सुना होगा उत्तर प्रदेश में हाल में एक विवाद आया था राजनीति में कि वहां तमाम ब्राह्मण समाज के विधायकों ने मीटिंग बैठक की थी जी, उसको लेके, और उसके बाद एक नया प्रदेश सरकार के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक नई समस्या ये सवर्ण और ओबीसी और उनको लेके आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार जो निर्णय लेगी वो इस हिसाब से लेगी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और तमाम चीजें ऐसी बनी रहे कि सरकार भी चले और नियम भी बने, संशोधन भी हो जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी, और सुहेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यूजीसी के नए नियमों का मकसद समानता और सुरक्षा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या ये नियम सभी के लिए समान भरोसा पैदा कर पा रहे हैं? सरकार फैक्ट लाकर भ्रम दूर करने की बात कर रही है, वहीं छात्र आशंकाओं के साथ सड़क पर हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि बात सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और कैंपस के माहौल के हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।